हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं तो उसके डिस्कशन के रिगार्डिंग है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जो मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो हर वीडियो में कोई एक पर्टिकुलर मैं टॉपिक उठाऊंगा, उससे रिलेटेड जो दो तीन या चार क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ इस इनिशिएटिव में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये जीएस पेपर 3 के टेक्नोलॉजी सेक्शन में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आपके सिलेबस में है जिसमें दो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। और इन जनरल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी मिल जाएंगे जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो आंसर होता है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में होना चाहिए उसका आंसर, तो वो लोग 200 300 वर्ड्स में लिखते हैं। तो आपको एक आइडिया नहीं लग पाता कि अगर इसको 150 वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखना है, या फिर प्रेजेंट कैसे करना है हैंड रिटन जो आंसर आपका होगा, क्योंकि वो तो प्रिंटेड फॉर्म में किसी बुक में होगा, चाहे अरिहंत में हो चाहे किसी और बुक में हो। या अगर डिस्कशन फॉर्म में आप सुनते हैं तो डिस्कशन बात अलग होती है, लेकिन आपको रिटन फॉर्मेट में कैसे लिखना है। तो इस पर्टिकुलर जो मेरा वीडियो होगा, तो ये जो सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी सेक्शन में मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उठाया, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो टेक्नोलॉजी सेक्शन में से जो आपका टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर होगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट वीडियो आती जाएगा, तो इससे एक वीडियो पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगला कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा। तो हर जो वीडियो होगा वो 10 से 15 मैक्सिमम 20 मिनट तक का होगा, जिसमें मैं दो तीन चार क्वेश्चंस के आसपास में डिस्कस करूंगा। और टारगेट है कि जो 2013 से लेके 2020 तक जितने भी मेंस के क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस कर लूँ। तो लगभग लगभग 720 सवाल 700 सवाल के आसपास आए होंगे ये 9 साल में। तो अगर दो तीन या चार भी अगर सवाल डिस्कस करूं तो रफली रफली जो शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज़ होगी वो लगभग लगभग 100 120 या फिर थोड़ा ज़्यादा, किसी में कुछ ज़्यादा भी सवाल डिस्कस करूंगा तो लगभग लगभग 100 वीडियोस के आसपास की ये सीरीज़ होगी। तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। और मेरा जो हैंड रिटन आंसर होगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड उसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे स्लाइड फॉर्मेट में भी। अगर आप लेकिन आपको डाउनलोड करके आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या आने वाली वीडियो से रिलेटेड जो मेरा जो आंसर होगा हैंड रिटन आंसर वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। तो यू कैन सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे आप वो आंसर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो पर्टिकुलरली नैनो टेक्नोलॉजी से होगा। अगर आप इस वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते होंगे तो डेफिनेटली डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना क्या क्या है और फिर इनफैक्ट जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन भी देख लेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको पता होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली लिखा नहीं गया है, लेकिन जैसे ये सब टेक्नोलॉजी आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआरस, रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सब टॉपिक्स यहाँ पे, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब टॉपिक्स आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के ये सिलेबस ऐसा है। तो जैसे अब सिलेबस को थोड़ा डिसाइफर कर लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। आप विजन 365 अगर पढ़ रहे हैं, मीन्स 365, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं या किसी और कोचिंग मटेरियल के नोट से कवर कर सकते हैं। और किसी भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो जनरली उसका एप्लीकेशन हेल्थ में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, गवर्नेंस में, या फिर कभी कभी उसका होता है कि लेट्स से सिक्योरिटी मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पर्टिकुलरली होता है। और डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी अदर एरियाज में भी हो सकता है, बीट टूरिज्म और बीट अदर एरियाज। तो जो जो कॉमन एरियाज हैं जहाँ जहाँ एप्लीकेशन होता ही होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो भी आप चार पांच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये जो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये चार पांच सेक्टर में होगा ही होगा। तो डेफिनेटली किसी भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन आप हर टेक्नोलॉजी को आपको डिटेल में करना है। तो ये तो करंट अफेयर्स रिलेटेड ये चीज़ हो गई पहला वाला पार्ट। तो इससे कभी कभी सवाल आता है, जैसे S400 का सवाल 2021 में इसी टॉपिक से आप बोल सकते हो।
ये अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बोस स्पेस पे सवाल आया हुआ है, उसके अलावा आपका विश्वेश्वरैया पे आया हुआ है, MS स्वामीनाथन पे सवाल आया हुआ है। ये इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये भी थोड़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड है, लेकिन इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से लेके आप सोचोगे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे इंडिजनाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। तो एक तो अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा IT, कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स को मैं एक सेक्शन मान रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी 4, बायोटेक्नोलॉजी 5, IPR 6, और एक सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन सवाल आता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 7। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स पे आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी, IPRs एंड मिसलेनियस, और कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 7 टॉपिक्स हैं। तो ये मेरी 7 वीडियोस होगी टेक्नोलॉजी से लेके। तो ये जो वीडियो है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगली वाली जो होगी वो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। और अब नया जो भी पढ़ना है अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, तो क्या क्या पढ़ना है उससे पहले जो टेक्नोलॉजी का सवाल जब भी आप अप्रोच करेंगे, तो कोई भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है, इंडिया ने अभी तक क्या अचीव किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडिया के, उस टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस क्या क्या हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन में हो सकता है, वो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए हो सकता है, या फिर फूड इरेडिएशन हो सकता है, HIV वेराइटीज़ भी क्रिएट करते हैं म्यूटेशन के थ्रू, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, जैसे आयोडीन 131 को थायराइड ट्रीट करने के लिए, कोबाल्ट 60 को कैंसर ट्रीट करने के लिए। तो ये सब एप्लीकेशंस हो गए। चैलेंजेस क्या क्या है, तो फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशंस है, न्यूक्लियर वेस्ट है, इंडिया भी फर्स्ट स्टेज में ही है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के। तो ये सब चैलेंजेस हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक स्टेप्स लिए हैं, तो जो भी अचीवमेंट्स अभी इंडिया कर रहा है, राइट फ्रॉम स्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ BRC टू पोखरण टेस्ट टू साइनिंग डिफरेंट न्यूक्लियर डील्स विद डिफरेंट कंट्रीज, जैसे US हो गया, या फिर रसिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स। तो ये सब इंडिया के अचीवमेंट्स है, ये सब इंडिया ने अभी तक स्टेप्स लिए हैं, तो ये सब आपको हर टेक्नोलॉजी का करना है। और जनरली एप्लीकेशन मोर और लेस आपको हर टेक्नोलॉजी का करना है, चैलेंजेस भी आपको पता होना चाहिए हर टेक्नोलॉजी का, और अभी तक इंडिया के क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या स्कीम्स है हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आपको पता होनी चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी है 7 टेक्नोलॉजी का। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए, चैलेंजेस फेस्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स में डाले। इससे अभी तक 2 सवाल आया हुआ है, एक आया था पर्टिकुलरली कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रफली 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम और अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सवाल था। और एक सवाल आया था कि शुड इंडिया इन्वेस्ट मोर इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता होना चाहिए। और एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आए उसका मैंने आंसर भी मैंने अपने मटेरियल में डाल दिया है, और साथ में जो एप्लीकेशन है, तो जो अभी तक सवाल नहीं पूछा गया लेकिन वो चीज़ भी मैंने अपने उस मटेरियल में डाल दिया है, तो देख लेते हैं। तो ये 2 सवाल है। 2018 का क्वेश्चन है, गिवन द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी नीड्स शुड इंडिया फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस रिगार्ड। और दूसरा सवाल है, गिवन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे आइटर एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और अमेंडिंग नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, शुड इंडिया अमेंड द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, क्योंकि कुछ टैक्टिकल वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं यूज़ करता है तो इंडिया को क्यों करना चाहिए। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड एक सवाल आ सकता है। और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही थी,
तो न्यूट्रिनो क्या है, उसका क्या यूज़ हो सकता है, ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहिए कि नहीं, उसका क्या बेनिफिट इंडिया अचीव कर सकता है। तो ये 3 एक्स्ट्रा टॉपिक जो करंट अफेयर्स या फिर आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स भी आप अपने एंड से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरा मेन एम है यहाँ पे कि मैं आपको पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लूँ। तो अब आते हैं ये दोनों सवाल को डिस्कस करते हैं। तो एक सेकेंड केवल। तो सबसे पहले यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये पर्टिकुलरली मैंने अपने आंसर भी फ्रेम किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो सवाल है 2018 का। विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। पहला सवाल है कि शुड इंडिया इंक्रीज ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। सेकंड इज डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब आप इसमें देखेंगे तो अब सबसे पहले क्या है, विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स बढ़ रही है। तो इंट्रोडक्शन में आपको इस चीज को सप्लीमेंट करना होगा, प्रूफ करना होगा डेटा के साथ। तो डेटा क्या कहता है कि एनर्जी नीड्स बढ़ रही है 4% एनुअली, 4% ऑन एन एवरेज बढ़ रही है। तो लगभग लगभग हर 20 साल में जो एनर्जी नीड्स होती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि रूल ऑफ 72 आपको पता होगा। अगर 4% इंक्रीज हो रहा है तो 72/4 18, लगभग 18 साल में एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी। तो 2010 में जो एनर्जी की डिमांड थी वो 700 MTOE था, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, और 2030 तक एक्सपेक्टेड है वो 1500 हो जाएगा। तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। तो विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स मैंने प्रूफ कर दिया कि एनर्जी नीड्स बढ़ रही है। अब तो डेफिनेटली एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना चाहिए? तो इसमें आर्गुमेंट दोनों हो सकते हैं कि हाँ बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर डेटा है कि जो अब इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी अभी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो अब 6 गीगावाट प्रोड्यूस हो रही है। वो लगभग लगभग 2% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का टारगेट है कि 2050 तक 20 to 30% जो ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही प्रोड्यूस होगी। तो ये आप डेटा भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का भी क्या स्टेटस है। तो आप एक वैगन व्हील की जो पाई चार्ट होता है कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन किस किस पर्टिकुलर सेक्टर से हो रहा है, कितना न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है, कितना रेन्यूएबल से हो रहा है, कितना कोल से हो रहा है, कितना गैस से हो रहा है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड सवाल नहीं है, डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सवाल है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन आप वो इसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, शुड इंडिया फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप प्रूफ कर दिए कि एनर्जी नीड्स बढ़ रही है और अभी न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस ये है। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। अब मेन बॉडी में आएंगे तो शुड इंडिया फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो हाँ, क्यों करना चाहिए, तो उसके रीजंस क्या क्या हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे, तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। ओवरऑल फिर एंड में आप कंक्लूड करोगे कंक्लूजन में कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हाँ करना चाहिए तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये कंक्लूजन हो गया। अब ये जो है डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी, वो वही वाला पार्ट हो गया कि जैसे शुड इंडिया इंक्रीज ऑन एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो एक होगा कि हाँ करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, तो आप 5-6 पॉइंट लिखोगे। क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ चैलेंजेस होंगे तो आप 5-6 पॉइंट लिखोगे और फिर एंड में कंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे फियर्स वही हो गया जो आप चैलेंजेस लिखोगे। और फैक्ट्स क्या है कि अब यहाँ पे अब ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फैक्ट्स लिखने लगो कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। कि अपने आर्गुमेंट को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ आप फैक्ट्स आप सपोर्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलोगे कि हमारे पास थोरियम रिजर्व्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम है मोनाजाइट सैंड अलोंग द कोस्टल बेल्ट। तो वो भी एक फैक्ट हुआ। और अब थोरियम रिजर्व जितना ज़्यादा है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने का। तो वो एक फैक्ट हो गया। तो यहाँ पे नहीं है कि आपको प्रीलिम्स टाइप का फैक्ट यहाँ पे लिखने की बात नहीं है, कि जो आपका आर्गुमेंट्स जो आप दे रहे हो तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको फैक्ट यहाँ पे पूछा है। तो अल्टीमेटली जो उसका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर हुआ, सबसे पहले आप ये डिस्कस करोगे कि एनर्जी नीड बढ़ रही है, फिर उसके बाद डिस्कस करोगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस क्या है, उसका डिस्कस करोगे क्यों बढ़ाना चाहिए, उसके बाद डिस्कस करोगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके बाद एंड में आप कंक्लूड करोगे। यही आपके क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होंगे।
और उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले एनर्जी नीड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी का क्या स्टेटस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 2 पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब क्यों बढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, और फिर अब कंक्लूड करना है क्यों बढ़ाना चाहिए। रीजंस वाई इंडिया नीड टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एंड द फैक्ट्स एसोसिएटेड आर। तो इसमें मैंने रिलेटेड लगभग यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा हूँ। फिर उसके बाद मैंने चैलेंजेस लिखा हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, तो उससे रिलेटेड भी मैं 8-9 पॉइंट लिखा हूँ, और एंड में मैं यहाँ पे कंक्लूड किया हूँ। कुछ कुछ की टर्म्स ऐसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ये सब कीवर्ड है, तो ये आपका आना चाहिए। या फिर एंड में आप कंक्लूड करके आप फ्रांस को कोट कर सकते हो, क्योंकि फ्रांस में क्या है कि 78% ऑफ द न्यूक्लियर 78% ऑफ द टोटल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया फ्रांस से काफ़ी कुछ सीख सकता है। लेकिन आप कुछ अब ये भी बात कर सकते हो कि जैसे फुकुशिमा एक्सीडेंट होने के बाद जापान न्यूक्लियर एनर्जी से दूर भाग रहा है, या फिर जर्मनी जो है वो ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, ना कि न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो अब ये देख लेते हैं जो मेन पार्ट है कि क्यों बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले अगर देखेंगे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम अदर एनर्जी सोर्सेज से कंपेयर करें, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में प्रॉब्लम क्या है कि उसका स्टॉक्स लिमिटेड है, एक बार ख़त्म हो जाएगा, और इंडिया के पास ज़्यादा नहीं, इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स भी बर्बाद होता है। अब थोरियम दो वो भी लिमिटेड होगा, लेकिन अभी उसका रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया का में पास थोरियम काफ़ी ज़्यादा है, तो फॉरेक्स रिजर्व्स वेस्ट नहीं होगा। अब न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस तो इमिट वैसे करते नहीं है, तो डैट विल हेल्प इंडिया इन मीटिंग द आईएनडीसी टारगेट्स। तो ये हो गया फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कंपेरिजन कर लिया, तो हाँ लग रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। अब फिर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं, जैसे सोलर, विंड, ये सभी प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे यहाँ पे लैंड रिक्वायरमेंट सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ में वेदर फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, तो जब हवा नहीं चल रही है तो आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो वो केस न्यूक्लियर एनर्जी के साथ नहीं है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से भी कुछ सेंस में बेटर है। और फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड भी हम कुछ बढ़िया जो पॉजिटिव्स है वो बात करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या ऐसा पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है कि अगर जो लैंड रिक्वायरमेंट होता है, अगर आपको पर यूनिट 1 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो आपको सोलर और विंड में आपका ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इवन कोल पावर प्लांट में भी ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में कम लैंड रिक्वायर्ड होता है फॉर यूनिट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स 360 टाइम्स लेस लैंड देन विंड एनर्जी एंड 75 टाइम्स लेस लैंड देन सोलर एनर्जी। उसके बाद क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सब जब आप स्टैब्लिश करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है काफ़ी लो होता है, इवन लोअर देन द कोल प्लांट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया के पास काफ़ी थोरियम रिजर्व्स है, मोनाजाइट सैंड ऑफ द कोस्टल एरियाज, तो उसको यूटिलाइज करने का भी सेंस बनता है। उसके अलावा क्यों हम फोकस कर सकते हैं, अब इंडिया के पास कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। जैसे 2008 में हमको एनएसजी वेवर मिल चुका है, हमारे पास न्यूक्लियर डील्स है वेरियस कंट्रीज़ के साथ, यूएस, फ्रांस, रसिया, जिससे हम रिएक्टर ले सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, जहाँ से हम प्रोसेस्ड फ्यूल ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो इन जैसे आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आपका और डेवलप होगा। वो डेवलप होने से क्या है कि और भी जो सेक्टर्स है जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, वो सब भी डेवलप करेंगे, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन या फूड इरेडिएशन। फूड इरेडिएशन हुआ कि जो फूड वेस्टेज हो जाता है जब, तो हम उसमें अल्फ़ा बीटा गामा रेज अगर पास करें तो जो सेल्फ लाइफ ऑफ फूड है वो बढ़ जाता है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा रेज आता कहाँ से है बेसिकली, ये तो फिर किसी आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से आएगा, तो वो भी एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो मैंने 8 पॉइंट लिख दिए, तो इसमें अब बेसिकली 6 पॉइंट भी, 7 पॉइंट भी, 1-2 पॉइंट आप मिस भी करोगे तो भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके लिखा था, लगभग 11 मिनट नहीं 1-2 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके लिखा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर किए कि इससे ज़्यादा पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है। अब फियर्स एसोसिएटेड क्या क्या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। पहला जो फियर एसोसिएटेड है कि अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो सकता है, जो ऑलरेडी हो रखा है। जैसे चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, जो अभी यूक्रेन में है, तो उस समय रसिया में हुआ करता था। 2011 में फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था जापान में। अब जापान भी अब मूव अवे कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन से। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, डैट कैन डिलैपिडेट द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ। वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होता है, तो अगर वाटर स्कार्स एरिया में है तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं डिजर्ट में, इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वाटर ही नहीं मिलेगा। और जिस एरिया में वाटर मिलता है तो वहाँ पे फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने की वजह से वो वाटर स्कार्स बन सकता है।
अब ब्रीडर टेक्नोलॉजी उसका प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चला जाए। आपको ए क्यू खान केस पता होगा, जो पाकिस्तान ईरान के बीच में जो एक्सचेंज हुआ था। ए क्यू खान ने क्या किया था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, वो अपनी जो भी नॉलेज था वो दूसरे कंट्री को दे दिया। तो ये ऐसा प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, तो वो भी एक डर है ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करने से। उसके बाद इंडिया के पास जो यूरेनियम रिजर्व्स है वो काफ़ी कम है। थोरियम रिजर्व्स अच्छा है, लेकिन यूरेनियम रिजर्व्स अच्छा खासा नहीं है, तो उसको इंडिया को दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वही वाली बात हो गई कि आप फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हो, अब यहाँ पे आप यूरेनियम इंपोर्ट करोगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी अभी है कि इंडिया अभी तक फर्स्ट स्टेज में ही है इन द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, तो अभी इंडिया भी को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है। अब जैसे जाटापुर या फिर कुदानकुलम में देखा होगा आपने, काफ़ी ग्रास रूट रेसिस्टेंस होता है, बिकॉज कि लोकल्स को लगता है कि न्यूक्लियर वेस्ट और न्यूक्लियर रेडिएशन से उनकी लाइवलीहुड्स, उनका हेल्थ अफेक्ट होगा। उसका ये जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है, तोशिबा, वेस्टिंगहाउस, भी इंडिया में उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट जो है उसका एक पर्टिकुलरली सेक्शन 6 है, वो काफ़ी लाइबिलिटी प्लेस कर देता है उनके ऊपर, तो उसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। साथ में कुछ कुछ कंपनीज जैसे वेस्टिंगहाउस हो गई, तोशिबा वेस्टिंगहाउस, और एरेवा जो फ्रांस की कंपनी है, वो काफ़ी अभी फाइनेंशियल डेट में है, तो उसके वजह से भी इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है। तो ये सब भी चैलेंजेस हैं। तो अब ओवरऑल देखेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है, तो उन पे भी फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सीख सकते हैं फ्रांस से, जिसने अपने इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 78% ऑफ द एनर्जी नीड्स न्यूक्लियर एनर्जी से ही मीट करता है। तो अब इंडिया को क्या करना होगा कि हमको ट्राई करना होगा कि हम फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज फिर थर्ड स्टेज की तरफ बढ़े इन आवर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो ये हो गया आंसर। तो अब इस पर्टिकुलर आंसर में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन मैंने डिमांड के मुताबिक लिखा, एनर्जी नीड्स पे फोकस किया कि एनर्जी नीड्स बढ़ते जा रही है, तो उसको मैंने अपने डेटा के साथ सप्लीमेंट किया। न्यूक्लियर एनर्जी का जो डेटा का जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड मैंने डेटा सप्लीमेंट किया। उसके अलावा शुड इंडिया फोकस ऑन इंक्रीजिंग और नॉट, तो दोनों में बताया क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए, क्यों नहीं इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके अलावा मैंने कंक्लूड किया, और कंक्लूड में कुछ कीवर्ड्स भी डाले, जैसे फ्रांस का केस स्टडी मैंने डाला, और फिर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, आपको ये टर्मिनोलॉजी डालनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप सब टाइटलिंग भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आंसर में, मैंने नहीं किया। आप अंडरलाइन जितना ज़्यादा करेंगे और जो फैक्ट्स आपने लिखे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको अंडरलाइन करेंगे, तो आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है। तो रफली ये डिस्कस हो गया। उसके अलावा मैंने बताया इसमें आप डायग्राम भी डाल सकते हैं कि जो एनर्जी जो प्रोडक्शन है उसका जो वैगन व्हील है उसका जो पाई चार्ट है उसको आप डाल सकते हैं, वो भी एक गुड फॉर्म ऑफ डेटा प्रोडक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स इन्हांस किए जा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके अलावा जो अचीवमेंट्स अभी तक वो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर से डाल दिए, और एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स में वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का भी मैंने यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे डाल दिया है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि गिवन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, गिवन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आप बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश ही कब हुआ, जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश होगा, और होमी जहांगीर बाबा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाएंगे। तो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो राइट आप इंट्रोडक्शन में वही लिख सकते हैं। उसका 2 पार्ट है सवाल का, कि आपको अचीवमेंट्स या अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ साइंस एंड अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और जब एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बताना है, तो इसमें आप कंक्लूजन का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो ये बना कि आप पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप होमी जहांगीर भाभा या 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में डाल सकते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह के बारे में डाल सकते हैं। उसके बाद आप डेवलपमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया डालेंगे, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे पूछा है एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को एकदम शॉर्ट में क्रिस्प में डाल देंगे, तो आपका मार्क्स एनहांस होगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम क्या क्या है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एक दिक्कत ये होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोलिफरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है,
ठीक है, ये आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, इस सवाल में कुछ लेना देना नहीं है। तो अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले भाभा के बारे में और फिर थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने डाल दिया, और एक अच्छा वे होगा प्रेजेंट करने का कि आप ईयर वाइज आप लिख सकते हैं। जैसे 54 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनता है, 56 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 57 में अपसरा रिएक्टर बनता है, 74 में पोखरण 1 टेस्ट होता है, 87 में न्यूक्लियर पावर काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड बनता है, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अलावा 1998 में पोखरण 2 टेस्ट होता है, 1999 में नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इंडिया डिक्लेयर करता है, 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होता है, 2008 में इंडिया गॉट एनर्जी वेवर, 2010 में न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट पास होता है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ है, तो अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। एक तो सिविलियन पर्पस के लिए, नहीं तो फिर स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए। सिविलियन पर्पस में आप क्या क्या लिख सकते हैं, और कि कितना रिएक्टर है, कितने कितने जगह है, कितना रिएक्टर है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इंडिया जो न्यूक्लियर डील साइन किया है किस किस कंट्री से साइन किया है, किस किस पर्पस के लिए साइन किया है। उसका डिफेंस की तरफ होगा तो पोखरण टेस्ट के बारे में आपने लिख लिया, इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्राइड है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, उसके अलावा कुछ न्यूक्लियर सबमरीन है जैसे आईएनएस अरिहंत, तो ये सब के बारे में लिखा। उसके अलावा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ होता है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में, फूड इरेडिएशन में, तो उससे रिलेटेड भी काम हो रहा है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है और इंडियन लीगो है, लीगो जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है, तो ये दोनों जो प्रोग्राम है इंडियन लीगो और आपका इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत है, तो उसको भी आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जैसे इन सिविलियन यूज इंडिया इज स्टिल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, देयर आर 21 रिएक्टर्स एट 6 डिफरेंट लोकेशंस। कुछ कुछ के नाम मैंने बता दिए, कुछ नए भी आ रहे हैं। इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील साइन किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक स्फेयर में अग्नि 1 टू अग्नि 5, K4, K5, K15 जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। न्यूक्लियर ट्राइड है, अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, फूड इरेडिएशन में यूज़ होता है, और जैसे नासिक में महाराष्ट्र में ओनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए गामा रेज का यूज़ करते हैं, वही तो फूड इरेडिएशन का एग्जांपल हो गया। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडियन लीगो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत बन रहा है, तो ये सब अचीवमेंट्स हो गया। उसके अलावा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो ये सेकंड स्टेज है थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का। फर्स्ट स्टेज क्या है, तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। सेकंड स्टेज क्या है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और थर्ड स्टेज क्या है, जहाँ पे हम यूरेनियम को यूज़ करेंगे। तो हर स्टेज में कौन कौन सा फ्यूल है, तो वो जस्ट मैंने डाल दिया, ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखा है, लेकिन हाँ डाल दिया एक एक लाइन में कि बेसिकली ये स्टेज का ये नाम है और यहाँ पे ये फ्यूल यूज़ करते हैं। अब ये मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा कि आप डिटेल में आपको नहीं पता होगा या तो आप पढ़ लीजिएगा। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फास्ट क्यों कहते हैं ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स फास्ट मूविंग होते हैं। ब्रीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूल क्रिएट करता है जितना वो कंज्यूम करता है उससे। वो ऐसा क्यों होता है, तो वो कंज्यूम करता है प्लूटोनियम 239, लेकिन साइड बाय साइड क्या होता है कि कुछ यूरेनियम 238 को फर्दर वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करेगा एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करके, या फिर कुछ थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेगा। तो ओवरऑल ज़्यादा फ्यूल वो क्रिएट कर देता है एज कम्पेयर टू जितना वो कंज्यूम करता है, इसलिए उसको ब्रीडर करते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि इट क्रिएट्स मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स एज यूरेनियम 238 कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम 239 एंड थोरियम 232 कन्वर्ट्स इनटू यूरेनियम 233। मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि न्यूट्रॉन्स फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग है न्यूट्रॉन्स है, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन करने के लिए टाइम कम अवेलेबल होता है, तो कम चांस होता है कि वो जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोड कर जाए। तो इसलिए न्यूट्रॉन को नहीं भी रोकेंगे तो भी चल जाएगा। अब उसके अलावा जो पहला स्टेज में जो एक साइकिल में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेकेंड स्टेज के एक साइकिल में। और उसके बाद अब न्यूक्लियर जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसमें जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेकंड स्टेज पे है, तो थर्ड स्टेज में मूव करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड स्टेज में हम सक्सेसफुल हों, तभी हम जाके इंडिया का जो थोरियम रिजर्व है उसको हम थर्ड साइकिल में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि थोरियम थर्ड साइकिल में ही यूज़ होता है। तो ये 4 एडवांटेजेज हैं, और यहीं पे एंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ज़बरदस्ती का आप लिखेंगे। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो कुछ कुछ सवाल होते हैं जहाँ पे आप कंक्लूजन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होता है, क्योंकि अब रिक्वायर्ड नहीं है। कंक्लूजन कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे आपको कुछ स्टैंड लेना है, पॉजिटिव साइड भी आप दिखाएं नेगेटिव साइड भी दिखाएं, तो आपको बैलेंस करना है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लीवरेज ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप आपसे चैलेंजेस पूछा लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, तो आप वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं।
या फिर ओवरऑल आप समराइज़ कर रहे हैं कि आपका आंसर का मेन थीम क्या है, तो वहाँ पे आपको कंक्लूज़न की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा कंक्लूज़न की ज़रूरत नहीं होगी। साइक्लोन कहाँ होता है, क्यों होता है, आपसे पूछा गया, और इक्वेटोरियल एरिया में क्यों नहीं होता है, तो अब ये आंसर कर दिया, उसके बाद आपको कंक्लूज़न की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फैक्चुअल सवाल आपसे पूछा गया है। तो ओवरऑल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ये रहा। तो अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैक्सिमम नॉलेज आपका ये 2 सवाल में भी कवर हो गया होगा, जो भी एक्स्ट्रा वो मैंने अपने मटेरियल में डाल दिया है। उसके अलावा कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्ट्रक्चर रखना है, तो वो मैंने आप डिस्कस कर लिया है। तो लगभग लगभग आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता लगते जाएगा। और इवन आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सवाल को, तो आप वो टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या है कि अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आप सवाल दिया गया तो आपको, जैसे इस सवाल में, पहले सवाल में आपको दिख गया होगा कि एनर्जी नीड्स इंक्रीज हो रही है, तो उसी से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। लेकिन सेकंड सवाल में आपको इंट्रोडक्शन में पता नहीं लगा होगा, तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं कि अच्छा होमी जहांगीर बाबा या 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम से। उसके अलावा आप कुछ कुछ कंक्लूजन में आप मटेरियल रेडी रख सकते हैं, जैसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम या फिर फ्रांस के केस स्टडी, ये सब आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। फुकुशिमा डाइची, चेरनोबिल एक्सीडेंट, ये सब से रिलेटेड आप एक कंक्लूजन में ये सब को कोट करके आप एक अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। कहीं कहीं कंक्लूजन रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन का और अगर आप तरीका अगर आप देखेंगे, तो कुछ भी आप सोच रहे हैं तो उसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में सोचिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने ईयर वाइज में, सिक्वेंशियल ईयर में मैंने आंसर डाल दिया, या फिर डिवाइड कर लिया सिविलियन यूज़ के लिए, स्ट्रैटेजिक स्फेयर के लिए, अदर एरियाज़ के लिए। और तो इसमें लगभग लगभग ये आप सब टाइटलिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप एक सब टाइटल डाल सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस। अगला डाल सकते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। उसका आप अगला डाल सकते हैं एडवांटेजेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये भी आप कम कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ लोग पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, तो कहीं कहीं पॉइंट वाइज बेनिफिशियल होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बेनिफिशियल है, कहाँ पे नहीं है। और जनरली ऐसा ये फोकस नहीं कीजिएगा कि ज़्यादा ही पॉइंट लिखना है, इफेक्टिव भी होना चाहिए। अब जैसे अब यहाँ पे अब ये जो सवाल है कि क्या एडवांटेजेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के, तो अब इसमें 2 पार्ट है सवाल का। ये मान लीजिए 15 मार्क्स का सवाल है, तो सेकंड पार्ट में आप, ये एक्चुअली सही में तो 12.5 का था, लेकिन ये 15 का सवाल, 15 मार्क्स का मैं सोच के इसको मैं आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो 15 मार्क्स के ही आते हैं। तो अब 7 पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो कम पॉइंट है तो उसको इफेक्टिवली आपको इलेबोरेट करके लिखना है। कुछ कुछ सवाल होते हैं जिससे आपको ज़्यादा पॉइंट लिखना है। आप न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना चाहिए कि नहीं, तो आप चैलेंजेज या फिर क्यों करना चाहिए, तो पॉइंट्स बतेरे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा पॉइंट्स कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर आप खुद से ये आंसर्स को आप लिखिएगा। आप पढ़ लीजिए जिस बुक से आपको पढ़ना है या जिस आप नोट से पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद एक खुद का नोट्स बना लीजिए। उसके बाद वो रिवाइज करने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। कभी आप देखेंगे कि कुछ आपका मिस हो रहा है, कंटेंट मिस हो रहा है, या फिर आप देखेंगे कि आप लंबा आंसर लिख रहे हैं, ज़्यादा टाइम लेके लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे वो आपका इम्प्रूव होगा। और टॉपिक वाइज आप करते जाएंगे तो आपको वो याद भी होते जाएगा। और तो बस ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डेट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू सब्सक्राइब माय चैनल।